सभी को नमस्कार। द लास्ट डेज क्लास परिवार की ओर से सभी को हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। आइए आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 को कंप्लीट करते हैं। इतिहास हम कक्षा 6 का पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 लेक्चर कर चुका हूं मैं अभी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ें हमारे चैनल से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और इतिहास को हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे। जो भी मेंस का इस बार पेपर होना है, उसके लिए अच्छे से हम क्वेश्चंस की तैयारी कर चुके हैं। ठीक, और मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और उसमें किस प्रकार आंसर लिखना है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। तो अध्याय 4 है हमारा आज का लेक्चर। पहले आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर को भी देख चुके हैं, देख लें, फिर इसके बाद आप इसे देखें। ठीक, अगर लाइव देख रहे हैं तो आपका अच्छी बात है आपके लिए। ठीक, चलो चैप्टर 4 क्या बोलता है। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। कब्रें यानी डोम्स। हाँ, ठीक, किताबों के बारे में आप जानते हैं कि किताबें इतिहास का आईना है, समाज का आईना है। तो इन्हें हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए इनका। चलो किताबों को पढ़ने की हैबिट बनाएं, क्योंकि किताबें अगर इनकी एक बार हैबिट बन जाए ना, तो ये हमें हमेशा ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ नया देती हैं। एनसीईआरटी की भी खूबसूरती यही है कि जितनी बार तुम पढ़ोगे तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा एनसीईआरटी में। ये एनसीईआरटी की खासियत है, खूबसूरती है, जो भी आप कहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुस्तकालय में एक ये छात्रा बैठी हैं। ठीक, इनकी कहानी पढ़ते हैं और ये क्या सोच रही हैं इसके बारे में फिर अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए, पुस्तकालय में मेरी नाम की एक छात्रा हैं। ठीक, वो पुस्तकालय में बैठी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देखा। शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। चलिए, मैरी का क्वेश्चन क्या है, वेद क्या है। ठीक, वेद क्या है। इस बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे, क्या है वेद, वेदों के बारे में आपको कितना जानकारी है। ठीक, ऊपर टॉपिक ही क्या है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। वेद क्या है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक हैं हमारे वेद। ठीक, वेदों की संख्या कितनी है, कितने वर्ष पहले लिखे गए इतिहास में, ये हमारे ऊपर, हम सबको इन क्वेश्चनों का जवाब देना पड़ेगा। ठीक, चलो, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक बार रिपीट और करें। पहला नंबर का वेद है जो सबसे पहले लिखा गया था, कौन सा वेद है, कौन सा वेद है, ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है, सामवेद। तीसरा यजुर्वेद, और चौथा और अंतिम अथर्ववेद। ठीक, चारों वेद हैं हमारे। पुराण 18 हैं, और सूत्र 6 हैं। ठीक, चलिए आगे देखें क्या है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है ना। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में कुछ नहीं, जो प्राकृतिक प्रार्थनाएं थीं, है ना, प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो क्या है, ऋग्वेद में लिखी गई है ना। इसके में भी 10वें मंडल में गायत्री मंत्र का भी उच्चारण हुआ। ठीक,
जिन्हें सूक्त कहा गया है, जो प्रार्थनाएं थी उन्हें क्या सूक्त कहा गया है? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, ये है ना। सूक्त का मतलब ये अच्छी तरह से बोला गया, है ना। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीन देवता कौन कौन से हैं? अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। ठीक। ऋग्वेद के जो मुख्य देवता हैं वो तीन देवता हैं। कौन कौन से हैं? अग्निवेद हैं, इंद्रदेव हैं और सोमदेव हैं। ठीक। अग्निदेव आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं। तभी तो कहाँ इसमें ऋग्वेद में मिला, पुरंदर नाम का एक देवता का नाम मिला। पुरंदर, पुरंदर मतलब जो किले को तोड़ दे, उसे इंद्र कहा गया है। इंद्र को पुरंदर देवता भी न कहते हैं। ठीक। और सोमदेव को पौधा, है ना, ये पेड़ पौधों का देवता कहा है, जिसमें एक खास पेय है ना बनाया जाता है। सोम मतलब एक शराब भी होती है, इस बात को ध्यान रखा। हाँ, शराब टाइप, उसमें नशा रहता है। हाँ, ठीक। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वरबद्ध पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। पहले लिखने का काम नहीं था, ठीक, केवल कंठस्थ याद करना था। सुनते थे, जो अपने गुरु या आचार्य हुआ करते थे या ऋषि हुआ करते थे, वो सीधी बात क्या इनको प्रार्थनाओं को सीधा प्रार्थना जैसा बोल दिया करते थे, कहानी टाइप में या पोयम टाइप में। ठीक। तो उसे क्या उनको कंठस्थ याद रखना पड़ता था। जो भी उनके विद्यार्थी हुआ करते थे उन्हें कंठस्थ याद कर लिया करते थे। इनकी खास इनकी जो रचनाएं थी वो क्या थी? पद्य में थी। ठीक। पद्य में इनकी रचना थी। तो क्या पद्य जल्दी याद हो जाते हैं गद्य की अपेक्षा? तो पद्य को हम लंबे समय तक याद रख सकते थे। तो ऋग्वेद की यही खासियत थी कि लोग कंठस्थ नहीं याद रखते थे। ठीक। आगे देखें, आगे क्या है। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न थी। ठीक। पहले प्राकृतिक संस्कृत है ना, प्राकृतिक थी या प्राक संस्कृत थी या वैदिक संस्कृत थी। ठीक। जो अभी की संस्कृत है वो उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। हाँ, क्योंकि एक लंबा समय हुआ है उसको बदलते हो। ठीक। चलो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज देखते हैं। इस पूरा इसको ऐसा कर लें थोड़ा। ठीक। चलो, संस्कृत और अन्य भाषाओं का क्रम देखने हैं अपन। संस्कृत भाषा का भारोपिया, ठीक, या भारत या यूरोपीय, ठीक, भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधु एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, इतावली, है ना, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई। कौन सी? भैरूपिया परिवार से जुड़ी हुई ये भाषाएं। इतनी जो भाषाएं आपने पढ़ी हैं ये सभी कौन से? भैरूपिया। भैरूपिया मतलब भारत और यूरोप की जो एक भाषा परिवार है उससे जुड़ी हुई हैं। एक भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे हैं। उदाहरण के लिए मात्र, संस्कृत का माँ, हिंदी और मदर अंग्रेजी, है ना, हिंदी में माँ, अंग्रेजी में मदर, अंग्रेजी शब्दों को देखें। ठीक। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की
भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बती बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। देखिए, एक ही भूखंड पे कितनी सारी भाषाएं, 3 या 4 परिवार की भाषाएं अलग अलग प्रकार से बोली जाती हैं। ठीक, जहाँ हम अगर दक्षिण प्रांत में चले जाएं, हाँ, यानी दक्षिण भारत में चले जाएं, तो वहाँ पे क्या अलग प्रकार की भाषा बोली जाएगी। ठीक, और वहीं कहाँ इधर मध्य में देखे जाए तो ऑस्ट्रेलिया एशियाटिक परिवार की भाषा बोली जाती है। और पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाएं तो तिब्बती बर्मा, हाँ, बर्मा परिवार की, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाएंगी, है ना। द्रविड़ में चले जाएं तो वहाँ क्या द्रविड़ शैली, यानी द्रविड़ क्षेत्र, यानी साउथ में जाएंगे तो हाँ, वहाँ पे द्रविड़ परिवार की भाषा। तो अलग अलग प्रकार की भाषाएं हमारे जो भारत का भूखंड है उस पर प्रभावित हुई हैं। और इन सब की जो जननी थी, जननी यानी जो इन सब की जो माता थी वो कौन थी, संस्कृत को बताया गया है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों की पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, आप 3-4 लैंग्वेज जानते हैं, जैसे मान लीजिए कौन कौन सी जानते हैं। हिंदी जानते होंगे, अंग्रेजी जानते होंगे, संस्कृत जानते होंगे, कन्नड़ जानते हों, गुजराती जानते हों, मलयालम जानते हों, मराठी जानते हों, राजस्थानी जानते हों, और अपना उत्तर प्रदेश में कौन सी है यार, भोजपुरी जानते होंगे, हाँ, बिहारी जानते हो। ऐसी कई भाषाओं की आप लिस्ट बनाएं, इनका कौन सा परिवार था। चलो ठीक, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, या उच्चारण किया जाता, श्रवण मतलब सुना जाता था, हाँ, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इससे पहली बार लिखा गया। पहले ऋग्वेद लिखित नहीं थे, उनका पूरा उच्चारण होता था, लेकिन कई वर्ष बाद इन्हें लिखा गया, है ना। इसे छपने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है ना, मतलब ईसा के 200 साल बाद, हाँ, पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, चलो इनके बारे में पढ़ें। इतिहासकार क्या बोलना है। इतिहासकार वेदताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवताओं के रूप में पूजनीय 2 नदियाँ व्यास और सतलुज, ये दोनों पंजाब में है, ठीक, वर्तमान पंजाब के बीच यह संवाद एक ऐसा ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र पृष्ठ 2 हमें खोजिए। ठीक, जो अपन ने मानचित्र देखा था, है ना, उसमें है, जब लास्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, पिछला वाला, हाँ, उसमें। चल तुझसे ना, ठीक। ये देखिए, ये कुछ ऋग्वेद में कि पांडुलिपि टाइप की, ये देखिए एक पांडुलिपि है ना। इस पे क्या लिखा है, ऋग्वेद की कुछ प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। ठीक ठीक, आपको समझ में आ गया। ओहो, कहाँ चला गया। ठीक ना। चलो, ऋग्वेद की पांडुलिपि एक पन्ना, ये ऋग्वेद का है ना, यहाँ पढ़ रहे हैं, ये पन्ना है ना। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी।
लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छपने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अभी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक। अच्छा, वो अपन ने ऊपर देखा था विश्वामित्र और नदियों के बीच में क्या क्या चर्चाएं हुई। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्तों पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ठीक। विश्वामित्र क्या कहते हैं? हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थनाओं को सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। है ना? नदियों और विश्वामित्र जी के उसमें संवाद हो रहा है। ठीक। विश्वामित्र क्या कह रहे हैं? फिर इतिहासकार क्या है? इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी यहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की जाती है। ठीक। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ठीक। चलो, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदियां का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो इसका मतलब समझते हैं ना आप कि ऋग्वैदिक काल में गंगा यमुना तक कोई व्यक्ति आए होंगे कभी, मतलब एक बार आया तो मतलब इतनी खास नहीं होगी। ठीक। तो इसका मतलब यही है कि उत्तर पश्चिम के इलाके में सिंधु जो अपना ऋग्वैदिक काल था उसी का वो हुआ है ना, विकास हुआ। लेकिन बाद में ऋग्वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो काफ़ी बार इसका गंगा और यमुना का जिक्र मिला है। ठीक। और क्या है? मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनका नाम ऋग्वैदिक काल में है। ठीक। ऋग्वैदिक काल में जो उत्तर पश्चिम में बहने वाली हिमालय से जो नदियां निकली, सभी का नाम आ जाएगा। हाँ। ठीक। चलो नेक्स्ट। ठीक। मवेशी, घोड़े और रथ, इसका अर्थ देखो। पहले क्या निकाला था अपन ने कि जब विश्वामित्र और नदियों के बीच में संवाद चल रहा है, वहाँ घोड़ों का आया है। ठीक। गाड़ियों की संकल्पना की गई थी और रथों का। तो ठीक उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। मवेशी मतलब जानवर होते हैं, घोड़े हो गए, और रथ इनके घोड़े रथ चलाएंगे। ठीक। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लिया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। ठीक। उस टाइम क्या मवेशी यानी जो जानवर रहते थे वही संपदा थे उनकी, है ना।
वही उनकी धन था। ठीक ना, जैसे आजकल पैसा है, पैसा लूट लेते हैं। उस टाइम क्या, किसी कबीले पे आक्रमण किया और वहाँ के जितने भी जानवर हैं उनको ले गए, तो कबीला बर्बाद हो जाता था। क्योंकि मुख्य जो उनका खान पान का मुख्य स्रोत था वो क्या था, मवेशी थे। मवेशी जैसे मान लीजिए कोई एक भेड़ है, भेड़ से वो दूध भी प्राप्त कर लेंगे, और इसके बाद जो ऊन रहेगा तो ठंडी से बचने के लिए, हाँ, जो अधिक सर्दी पड़ेगी उससे बचने के लिए ऊन का उपयोग कर लेते थे। ठीक। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जैसे जल्दी तैयार हो जाते थे जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। देखिए, लड़ाइयों के बारे में कह रहे हैं ज़मीन के लिए, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता में भी हमें खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक, तो इसका मतलब हड़प्पा के बाद ही हमारी संस्कृति कौन सी आई है, ऋग्वैदिक काल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती हो। तो युद्ध कभी कभी हर बार किसके, मवेशी के लिए नहीं लड़े जाते थे। इसका मतलब है कि कभी ज़मीन के लिए, या ज़मीन अच्छी, जहाँ ऐसी ज़मीन के लिए लड़े जाते थे जहाँ पे अच्छी पैदावार हो, या यहाँ घास के अच्छे मैदान जल्दी तैयार हो जाएं। ठीक, या फिर नदियों के किनारे जहाँ क्या अच्छे पानी के स्रोत हों, या पानी, यहाँ ऐसी नदियों के किनारे युद्ध की खोज रहती थी हमेशा, या उनको अपने अधिकार में लेना चाहते थे जहाँ पानी 12 से 12 माह रहा है, या 12 मासी नदियाँ रहें। ठीक, तो ऐसी इस चीज़ के लिए भी वो युद्ध लड़ते थे, है ना। युद्ध में जीते गए धन को कुछ भाग सरदार रख लेता थे। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक मुख्य आदमी रहता था, या जिसे हम राजा कहा करते थे। ठीक, सरदार जो कबीले का नेतृत्व करता हो, हाँ, या सभी को गाइड करता हो, अब हमें ये करना है। ठीक, ऐसे इस युद्ध को लड़ना है, ये कला को अपनाना है, ऐसे सरदार का काम होता था, सभी को मेंटेन रखने का काम। तथा कुछ हिस्से पुरोहितों को दिया जाता था, यानी जो प्रीस्ट रहते थे, यहाँ पुजारी रहते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और छबीस, और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो देखिए, जहाँ महात्मा बुद्ध ने किसका, बलि प्रथा का क्या किया था, विरोध किया था। तो इसका मतलब पहले बलि प्रथा होती होगी। तो एक प्रमाण यही मिलता है कि महात्मा बुद्ध से पहले क्या, अपना ऋग्वैदिक काल था। ठीक, हाँ, समझ रहे हैं ना। तो अपना जो बलि प्रथा है वो कहाँ, ऋग्वैदिक काल से प्रारंभ हुई है ना। और यज्ञ ये अपने कहाँ, ऋग्वैदिक काल में इनके अच्छी खासी वो उसमें उसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक, यज्ञ के देवी, हाँ, कहीं कहीं नरबलि का भी इसमें वो मिलता है, प्रमाण मिलता है। ठीक, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो यहाँ पढ़ेंगे। हाँ, अधिकांश पुरुष उन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेनाएं नहीं होती थीं, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये लोग ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। ठीक, सभाएं होती थी, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को चुनना है तो एक कोई नहीं चुन सकता था, इसके लिए सभाएं बुलाई जाती होंगी। कॉमन सेंस का उपयोग करें थोड़ा। क्योंकि अगर जब सरदार बन रहा है तो कोई निरंकुश नहीं बन सकता है। ठीक, अगर निरंकुश बनता तो आपस में युद्ध होते और ये संस्कृति में भी नष्ट हो जाती, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई थी ना। बट ये हड़प्पा सभ्यता में कि युद्ध वाला मैटर नहीं था। ठीक, वहाँ पे कई अलग अलग कारण, अपन ने अलग कारण पड़े थे। ठीक, तो ये क्या करते थे, अपना एक सभाएं बुलाएंगे और उसमें अपना एक राजा चुन लेंगे। ठीक, राजा चुनने के बाद क्या है, राजा भी उस क्वालिटी का चुनते थे जिसके अंदर क्या, कुशल हो, किस में महारत उसे हासिल हो, युद्ध में महारत हासिल हो, कूटनीति बनाने योग्य हो,
ठीक, ऐसी उसमें क्वालिटी देखते थे। जैसे आज हम क्या देखते हैं, जो जनता चुन लेगी, ठीक, फिर उसके बाद जो हमारा मुख्य नेता होगा उसको चुनते हैं ना। जैसे गवर्नमेंट ने अभी जैसे सरपंच के चुनाव होंगे तो उसमें गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि हम 12वीं पास वाले विद्यार्थियों को ही, या 12वीं पास हैं उन लोगों को ही हम सरपंच का टिकट देंगे, है ना। सांसद और उनके लिए अलग अलग अर्हताएँ, 35 वर्ष आयु होना चाहिए, या 25 वर्ष होना चाहिए, या 30 वर्ष कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है, भारत के नागरिक हों। ऐसी जो अभी अपन ने योग्यताएं बनाई हैं, ऐसी वो लोग पहले कुछ ना कुछ योग्यताएं बनाए रखते थे, ठीक। उनमें से एक थी कि ये युद्ध में कुशल होना चाहिए, ठीक। लोगों की विशेषता बनाने वाले शब्द, चलो, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपराओं के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बनाने वाले कुछ शब्दों को देखिए। जैसे ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, ठीक, पुरोहित को देखो, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। दूसरे लोग थे राजा, ठीक। दो लोगों का हमें जिक्र मिला, पुरोहितों का और राजाओं का, ठीक है। ठीक, ये राजा वैसे वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो का बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये काम कर वसूलते थे। प्यार राजा की मृत्यु के बाद उसका उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, ठीक। ये राजा कैसा हुआ करते थे, एक सुनो, थोड़े से 2 मिनट में बता देता हूँ। ये राजा कैसा हुआ करता था, जैसे मान लीजिए युद्ध होना है, उस टाइम ये राजा हो गया, ठीक। युद्ध में पूरा नेतृत्व करेगा, पूरी प्लानिंग बनाएगा कि हमें इस जगह से अटैक करना है, या ये पद्धति अपनाना है हमें युद्ध के लिए। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, सब में जो धन आया उसको बंटवारा कर दिया, ठीक। इसके बाद ये राजा कॉमन आदमियों की तरह या नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव करेगा, ठीक। जैसे सभी जनता अगर खेत में काम कर रही तो ये राजा भी अपना जाएगा खेत में काम करेगा, ठीक। ठीक, ये अपना जैसे खाना बनाना है, खुद का खाना बनाएगा, ठीक। खुद के खेत में काम करेगा, जो भी काम है इसकी रोजमर्रा के वो खुद करता था, ठीक। और इसके बाद अगर जैसे अभी वर्तमान कुछ समय बाद पहले क्या होता था कि राजा का पुत्र राजा बन जाता था, तो उस टाइम ऐसा नहीं था। जो योग्य होगा, कुशल होगा, उसी को हम क्या करते थे, राजा बना दिया करते थे, ठीक। इसमें जैसे राजा का पुत्र है वही राजा नहीं बनता था, ये उसमें ऋग्वैदिक काल की विशेषता थी, ठीक। चलो आगे देखो। चलो, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे, ठीक। मैंने बता दिया क्या करते थे, नॉर्मल सभी के साथ। युद्ध खत्म हो गया तो वो एक कॉमन आदमी रहता था, ठीक। युद्ध में वो विशेष हो जाता था, ठीक। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था राजा, जन राजा था, जन जिसका प्रयोग हिंदी में अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जन और विष। अब ये अपना थोड़ा सा ऋग्वैदिक काल से थोड़े से अपन ऋग्वैदिक काल के थोड़े से उत्तर में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। जैसे वैश्य शब्द निकला, है ना।
इस विषय में तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक, क्या क्या है? पुरु विष, भरत जन है ना, भरत, विष, यदु यदु वंश वाला है ना, ऐसे अपन को मिलते हैं। चलो, तुमने इनमें से कई नाम जाना पहचाना लगता हो जब ने महाभारत और रामायण जैसे सीरियल या उनको पढ़ा होगा, तो ऐसे ही चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा होगा, या कभी पंडित जी से कथा सुनी होगी तो इनके बारे में सुना होगा। ठीक, चलो, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग यानी दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो काम मालिक चाहते थे वे उन्हें सब करना पड़ता था। ठीक, दास शब्द कहाँ से आया? दस्यु शब्द से आया, या फिर बाद में दास ही गुलाम हुआ करते थे, है ना, युद्ध में जीत लिया करते थे। ठीक है, जिस युग में उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर यानी उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। ठीक, उत्तर पश्चिम सिंध वाले प्रांत की बात कर रहे हैं। ठीक, अपन ने उसमें देखा था खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। पृष्ठ, अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। ठीक, अब ये देख लेना आप है। ये शिलाखंड महापाषाण काल यानी बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाना जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल चित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर। ठीक है, ये कब्रों की विशेषताएं थी। ठीक, 4-5 प्रकार की कब्रें होती थी उस जमाने में, अलग अलग प्रकार की। जैसे मान लीजिए जो मृत्यु संस्कार थे उसकी एक प्रथा थी। ठीक, कब्रों में दफनाने की। तो क्या करते थे, जैसे डॉम को कुछ लोगों को ऊपर ही जमीन से ऊपर वो पत्थर के वो गाड़े जमीन के ऊपर, उसमें जो डेड बॉडी उसको रखा और उसको ढक दिया और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। ठीक, एक प्रथा ये थी। एक प्रथा क्या थी, जमीन के अंदर गाड़ देंगे सीधा। ठीक, जमीन के अंदर गाड़ दिया और मिट्टी डाली, काम खत्म उसका। नेक्स्ट एक और थी, कैसे, जैसे कोई व्यक्ति मर गया, उसको ऐसे खुले में डाल दिया, वो उसको जो भी पक्षी हैं, है ना, तो वो लोग उसको खा लेते थे, जानवर, है ना, उसको खाएंगे। जो हड्डियाँ बचेंगी उनको कलेक्ट किया, उनको कलेक्ट करने के बाद उसको कुछ एक पॉट में रखा और ज़मीन के अंदर फिर गाड़ दिया। ऐसी कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की प्रथाएं थी। ठीक, चलो, जब मैं कब्रें पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से बताऊंगा इसमें। हाँ, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं।
कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक, चलो इसको देखो अपन। ये देखिए गोलाकार है। इसको नीचे क्या लिखा है इसमें, ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत यानी शावाधान है ना कहा जाता है। यहाँ देखिए कि सिस्ट में एक चार्ड होल मैंने बड़ा सुराख है ना है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। ठीक, ये वाला ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, ये इसके गोलाकार। एक मिनट रुकना आप लोग। ठीक, सही है। चलो इसको और पढ़ लो। यहाँ पढ़ रहे हैं ना, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उसे उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए लोगों को दफनाना, ये उनके काम हुआ करते थे। ठीक, ये क्या बोला है, इन सब कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों के खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लेड एड रेडवेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थरों और सोने के गहने। तो कब्रों में ऐसी चीज़ें वो लोग एक साथ दफना देते हैं। इनकी एक मान्यता थी कि हाँ, कि उन्हें स्वर्ग में भी, जैसे मान लीजिए कि उनकी मान्यता थी कि स्वर्ग में अगर ये लोग जाएंगे तो इन लोगों को किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो इसलिए इनकी एक ऐसी मतलब थिंकिंग थी कि ये फुल जो भी सुख सुविधाएं उनका भोग करें। ठीक, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार है। ठीक, ये अलग अलग पर ये अपना ये कटार होगी। ठीक ना, ये घोड़े के हो गए। ठीक ना, ये कुल्हाड़ी है ना, ये कुल्हाड़ी हो ये कुल्हाड़ी है, और ये घोड़े के लिए वो अपना वो रहा। चलो नेक्स्ट पेज देखें। चलो, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। ठीक, ये टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट ये बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इनके बारे में। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ों मरे हुए व्यक्तियों की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 यानी प्रश्न 13, ब्रह्मगिरी की खोज करो। यह एक व्यक्ति की कब्र है। 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। ठीक, जो जैसा था उनके हिसाब से उन लोगों ने कब्रों में सामान रखा।
ठीक। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए ही थीं? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को चाट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसा स्थल को गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टानों चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक। तो इनका काम क्या था कि जो एक ही परिवार के अगर लोग हैं या कोई सा विशेष परिवार है तो उसके लिए ये लोग जो कब्रें थी उनमें क्या करते थे, एक ही स्थान पे दफनाएंगे। ठीक। और जो एक होल है ना, पोर्ट होल, उसी रास्ते से इन लोगों को ले जाया जाता था और उनके चारों तरफ है ना, देखिए ऐसा, जैसे ये मान लीजिए ये कोई कब्र है ना, तो इसके ऐसे से चारों ओर है ना गोला बना दिया। या जब भी दूसरी कब्र लाएंगे तो यहाँ से इसको ब्रेक किया और फिर इसको यहाँ दफनाया और फिर इस गोले को ऐसा बड़ा कर दिया। ये उनकी विशेषता थी। चलो, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली। एक इनाम गांव में स्थान है, वो वहाँ पे देखिए मानचित्र 2 को देख लो आप लोग, है ना। किताब एनसीईआरटी की किताब खोल के रखना। हाँ, पृष्ठ 13 इसको देखो। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी है ना, घोड़ के किनारे एक जगह है ना। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वेस्ट लोगों का प्रयाग गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसा बर्तन जिसमें शायद खाना और पीना हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में आंगन के चारों ओर वाले आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया था। बस्ती के बीच में बसा। ठीक। तो ये उनकी विशेषताएं थी कि हाँ यार, उसको अपन कहाँ दफनाना है। ठीक। तो क्या उसके बस्ती के बीच में बीचों बीच दफना है, वो विशेष आदमी रहा होगा। ठीक। चलो, इनाम गांव हो गया। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शब्द था? अपने जवाब का कारण बताइए। ठीक। हाँ, देखिए, क्योंकि गांव में जब उसको गांव के बीचों बीच दफनाया गया और उसी के घर में इतना बड़ा घर मिला है, तो हाँ अपन, और अनाज का भी है, तो अपन ये मान सकते हैं ना कि हाँ कि किसी न कहीं, अगर मान लीजिए सरदार नहीं था तो कोई सरदार जैसा ही आदमी हो या अच्छा खासा धनाढ्य, यानी जिसके पास बहुत सा धन होगा, वो था। ठीक। या कोई व्यापारी हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। ठीक। कंकालों के अध्ययन के बारे में पढ़ें। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे ने कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकालों के लिए मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ
गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा समझने के लिए समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी क्या है, उसकी पता नहीं, हड्डियों है ना, हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाओं बच्चों का जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रवेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक ना। जो पेल्विक रीजन है उसके बारे में बात करें, ठीक है ना। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है, ठीक ना। जो नई रिसर्च आई उसके आधार पर ना। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्हें चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। 360 हड्डियाँ होती हैं। यह दुनिया आधुनिक शरीर संरचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ों और आर्किटेक्चर है ना को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। तो देखिए चरक ने क्या किया, उसको हड्डी और जो क्या आर्किटेक्चर है ना, इसको भी जोड़ा है, लेज, इनको जोड़ के जॉइंट्स को है ना जोड़ के चरक ने बताए थे 360। ठीक है, एक बार आप लोग भी काउंट करिए है ना, 206 के बाद एक्स्ट्रा कितने 32 अपने दांत हो गए। जैसे बहुत ज़्यादा थी, ठीक, कोई बात नहीं, चलो अपन उनके बारे में बाद में देखें। इनाम गांव के लोग के काम धंधे क्या थे। जो इनाम गांव है उसके लोग क्या करते हैं। इनाम गांव में पुरातत्व विदों को गेहूँ, जो चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर कटने के निशान भी हैं। से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खैरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुए, केकड़े और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित की जाती थी, है ना। तो इन लोगों के ये काम थे। पेज नंबर 9। ठीक, ये उनके सब प्रमाण थे। उस गांव के लोगों के पास इतनी सारी व्यवस्थाएं थी। चलो आगे देखें। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूचना बना, है ना, सूची बनाइए आप लोग क्या क्या थे, उनका वर्गीकरण के लिए। सीधी बात ये है। ठीक, चलो इसको देख लो, थोड़ा सा इसको पढ़े, है ना। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुरानी उदाहरण पाते हैं। ठीक, यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होगा? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनवा कर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत
इकट्ठा कर ली थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी हुआ किए हुए कांच के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक, ये चाइना वाले हैं, चाइना सभ्यता के बारे में जानकारी थी। ऋग्वेद के राजाओं और इन राजाओं के बीच में कोई फर्क बताइए। ये देखिए, इनके पास अच्छा खासा धन दौलत शुमार था, ये भविष्यवाणी पे विश्वास रखते थे। ठीक, नगर बनवाया करते थे, जबकि हमारे यहाँ नगर जैसी, हाँ मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में थी नगर व्यवस्था, बट यहाँ पे नहीं थी, है ना। ये कबीलाई, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो कबीलाई समाज था, मुख्य था किस पे, कृषि पे निर्भर था, मवेशियों को अपना मुख्य धन मानता था, आपस में ये लोग युद्ध करते रहते थे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के अपने यहाँ ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले, बट हाँ हमेशा देवताओं से प्रार्थनाएं ज़रूर करते रहते थे। ठीक, और ऋग्वैदिक काल में लिपि थी, हाँ मान लें संस्कृत थी, बट क्या वहाँ पे ऋग्वैदिक काल में लिखित पर ज़्यादा लिखा हुआ नहीं मिलता जी। इसका लेखन तो अपना उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो चलो ठीक, इसके बाद आज के लिए बस इतना काफ़ी है, ये आप लोग कर ले हैं। ठीक, और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसमें क्या है। ये क्वेश्चन आंसर है, इनको आप लोग पढ़ें अच्छे से। हाँ नहीं आएगा समझ में तो मुझे बताएं, फिर हम कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये सारणी है, कुछ करके देखो। ठीक, ये एक्सरसाइज आप लोग कर लें। ठीक, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लो, साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ो। और बताते रहा करो या क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक, कमेंट कम से कम करो आप लोग, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक, तो इससे मुझे भी एक आइडिया लगता रहेगा कि हाँ आगे और क्या बढ़ाना है आपके लिए। ठीक, आज के लिए बस इतना काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड मेरा लेक्चर नंबर जो नेक्स्ट आएगा उसको भी देखें। ठीक, चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, करना आप लोगों का ये कर्तव्य है कि कम से कम वीडियो आगे और लोगों तक पहुंचाई जा सके। ठीक, चलो थैंक यू।